बनारस में रहने वाली नीता अपने पति के साथ रहती थी। उनका बेटा और बहू दोनों गुजरात के बड़े शहर में रहते। एक दिन नीता का पति सुधीर कहता है, अरे भाग्यवान, तूने बिना जिद कर ली थी कि घर नहीं खरीदना है, पहले बेटे को पढ़ाना है। अरे नहीं तो आज हम लोगों का भी घर होता। आपकी भी तो जिद थी ना कि बनारस नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अच्छा खासा बच्चों के साथ जाकर रहते हम। ये सुनते ही पति हंसने लगता है। बच्चों के साथ? अरे मैं जानता हूँ, 40 साल से इस शहर में रह रही हो। यहाँ के आसपास के लोग, तुम्हारा मायका ससुराल सब यही है। तुम्हारा मन नहीं लगेगा कहीं भी। और फिर ऊपर से ये बोलकर सुधीर शांत हो जाता है। हाँ बोलिए ना, ऊपर से क्या? जानती हूँ मैं क्या बोलना चाह रहे हो तुम। यही ना कि ऊपर से बहू से भी नहीं पटती। नहीं नीता, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम दूसरों की बहुओं को इतने प्यार से रखती हो, बोलती हो, समझाती हो, तो क्या अपनी बहू से गलत पेश आओगी? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बेटे का मैसेज आता है। क्या मैसेज है राहुल का? पैसे भेजे होंगे। हाँ, आ गए हैं पैसे। चलो मैं जाकर जिसका जिसका देना है देकर खत्म करता हूँ, फिर बात करते हैं। अभी तो वैसे वो फोन भी नहीं कर पाएगा, बहू होगी ना साथ में, ऑफिस जाकर करेगा। सुधीर कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। घर पर न जाने कैसी बहू आ गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसे हम लोगों से। कितना प्यार से रखा, न कोई रोक पहनने में न खाने में, फिर भी चलो कोई नहीं, हमारे ही कर्म अच्छे नहीं होंगे। वो बड़बड़ा रही थी कि बाहर से काम वाली आती है। और माँ जी पैसे बढ़ा दो, अब तो 2 साल से उसी पैसे में काम कर रही हूँ मैं। अरे तो हम भी तो 2 ही तो है ना, कौन सा ज्यादा काम होता है। वो पीछे वाली गली में भी एक बुढ़ा और बुढ़िया ही रहते, लेकिन साल में कम से कम 2-4 बार बेटे बहू के पास जाते तो हैं। आप लोग तो पिछले साल 1 बार गए, वो भी हफ्ता भी पूरा नहीं किया था कि वापस आ गए। नीता को कामवाली पर गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो क्या अपने घर जाने से पहले तुझसे पूछे कब जाए कब ना जाए? नीता को गुस्सा आता है कि तभी सुधीर आ जाता है। क्या बात है? वैसे परसों की फ्लाइट है, हम बेटे के पास जा रहे हैं। बहुत प्यार से टिकट बुक करवाया उसने। नीता कुछ सोचती है कि सुधीर कहता है, कुछ भी मत सोचो, बहू का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम तो अपने बेटे और पोते के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसकी नजरें, उसकी बोली नहीं अच्छी लगती जी मुझे। कुछ मत सोचो ना, सारा दिन सोचती रहती हो। मैं तो फिर भी बाहर चला जाता हूँ, तुम घर पर ही रह जाती हो। देखो ये है टिकट, चलो बैग पैक करना शुरू कर दो। बेटे ने बुलाया था तो दोनों निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि बेटे और बहू बाहर खड़े हैं और उनका बैग पैक होता है। अरे बेटा बहू, हम आए और तुम लोग छल दिए क्या? जी हाँ, वो सस्ती टिकट मिल रही थी तो हम लोगों ने करवा ली है गोवा की 15 दिनों के लिए। आप लोग अपने पोते के साथ यहाँ रहिए, आराम से रहिएगा और हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अरे बेटा, हम आज आए हैं, 1-2 दिन तो रुक जाते फिर चले जाते। छुट्टी क्या आपके दादाजी देंगे? बुरा न मानिए, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा सासू माँ, और खाने पीने का सारा मेनू मैंने लिख दिया है, कब क्या देना है खाने पीने के लिए। बेटा बहू पोते को दादा दादी के हवाले करके निकल जाते हैं घूमने। दादाजी दादी जी, आप लोग परेशान मत होना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तो यही चाहता था कि हम तीनों यहाँ साथ में अकेले रहे। नीता को पोते की बात सुनकर काफी खुशी होती है। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ चली गई, अब तो 15 दिन आराम से कटेंगे। कैसी बात कर रही हो पोते के सामने? अरे माँ है वो उसकी। सही तो बोल रही है दादी दादाजी, माँ नहीं है तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ मैं भी रिलैक्स फील करूँगा। वैसे दादी, अब सारा दिन क्या करती रहती है? सोचती रहती है बेटा, न जाने क्या क्या सोचती है तेरी दादी। अरे कुछ नहीं सोचती, मैंने क्या सोचना है, बस ये सोचा था कि एक बेटा है तो बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन खैर। चलो मैं तो जा रहा हूँ वॉक पर। दादाजी दादी को भी साथ ले जाइए ना। अरे नहीं, मैं बाहर नहीं जाती, मुझे घर पर ही अच्छा लगता है। ठीक है दादी, फिर मैं आपको आज मोबाइल चलाना सिखाऊंगा। चलो ये ठीक है,
कम से कम घर पर जो डिब्बे में बंद मोबाइल पड़ा है ना, किसी काम तो आएगा। पोता दादी का अकाउंट फेसबुक में बना देता है और फिर यूट्यूब खोल कर दिखाता है। अरे ये कैसी कहानियां हैं? कितनी अच्छी लग रही है। दादी, ये किड लॉजिक्स है। ये लोग बहुत अच्छी मोरल स्टोरीज बनाते हैं। मैं तो रोज सुबह यही देखता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूंगी। और क्या क्या है इसमें? पोता एक एक करके सारे सोशल मीडिया में दादी को ऐड करता है और 15 दिन में उन्हें अच्छे से ट्रेन कर देता है। फिर घर आकर, लाइए जी मेरा फोन। अब तो स्मार्टफोन के बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ हाँ, पोते ने जो सिखा दिया है तुम्हें। लो मोबाइल। लेकिन इससे क्या करोगी? क्या क्या करूंगी? अरे जो मेरे शौक हैं उन्हें पूरा करूंगी। जो दिन भर सोचती रहती हूँ ना, वो बंद कर दूंगी। आप भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, अगर ये होता है तब तो तुम्हारा पोता कमाल का है। नीता अब फेसबुक पर अपनी अलग अलग फोटो को पोस्ट करती है। कभी जवानी के कपड़ों में, तो कभी कोई खाना बनाने की रेसिपी, कभी गार्डनिंग की टिप्स देती, तो कभी नया कुर्ता पुराने कपड़ों से बनाना सिखाती। और एक दिन, ये देखिए बेटे का फोन आ रहा है। क्या कह रहा है? अभी तक पैसे भी नहीं भेजे उसने। सुधीर फोन उठाता है तो सामने से बेटे की कॉल होती है। पिताजी, वो लॉकडाउन के बाद से हम दोनों की सैलरी कट रही है। अब मैं आप लोगों को पैसा नहीं भेज पाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, यहाँ हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? क्या खाएंगे? मकान भी किराए का है। अब देख लीजिए पिताजी, मैंने तो जो है कह दिया। अब भी छुट्टियां मनाने गया तो वहाँ भी काफी खर्चा हो गया है। शेफाली ने तो साफ मना किया है पैसे भेजने के लिए। बेटा फोन रख देता है और सुधीर का चेहरा लटक जाता है। समझ नहीं पाता कि बेटा इतना सेल्फिश कैसे हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे घर के सारे खर्चे चलेंगे। लेकिन तभी पोते का फोन दादी के फोन पर आता है। दादी, आपका अकाउंट नंबर दीजिए तो। मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है बेटा। क्यों, क्या हो गया? ठीक है दादी, मैं दादाजी का अकाउंट डिटेल डाल रहा हूँ। एक फोन आएगा आपके फोन पर, बात कर लेना। तभी अगले रोज नीता के फोन पर कॉल आती है। देखिए जी किसकी कॉल है। सुधीर फोन उठाता है और खुश हो जाता है। हाँ जी, आप लोग कभी भी आ जाइए, हम लोग घर में ही रहते हैं। फोन रखने के बाद, किसका फोन था? क्या बोल रहा था? और आप इतने खुश कैसे हो? अरे वो क्या है कि तुम्हारी सारी पोस्ट धमाल मचा रही है। सबको इतने पसंद आ रहे हैं तुम्हारे पोस्ट कि यूट्यूब वाले तुम्हें अब हर महीने पैसे भेजेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो तो मैं बस शौक के लिए। अरे शौक ही अगर पैसे देने लगे तो हर्ज ही क्या है। बधाई हो, तुम अब यूट्यूबर बन गई हो। ये कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ की गलियों से, जहां अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट कर नेहा अपने घर वापस लौटी थी। पढ़ाई कंप्लीट करके अगर घर पर बेटी बैठी हो तो घर वालों के दिमाग में बस एक ही बात आती है, और वो बात नेहा की माँ के दिमाग में आ गई थी। अरे देख तो ले बेटा, बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। एक बार ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा ना तो बाद में तू बहुत पछताएगी, याद रखियो। मेरे लिए लड़के लाइन लगाकर बैठे हैं मम्मी, बस एक बार फोन घुमाने की देरी है। कॉलेज के 10 लड़के तैयार हो जाएंगे, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। I want to get settled। हाँ भाई, सेटल्ड हम लोग तो जैसे गवार है ना। कुछ चीजें सही उम्र में ही अच्छी लगती है बेटा। तुम लोग सोचते हो 30-32 साल की उम्र में शादी करेंगी। एक उम्र के बाद फिर बच्चा होने में कितनी दिक्कत आती है पता भी है। बुढ़ापे में बच्चा पालेगी क्या? पहले के लोग गवार नहीं थे, वो जो भी कहकर गए हैं उसके पीछे बहुत कारण है। अब कुछ भी बोलो मम्मी, अब भी मैं शादी नहीं करने वाली, कम से कम 4 साल तक तो नहीं। जैसे उसके बाद कोई तुझे ब्याह कर ले ही जाएगा। कोई जरूरत नहीं है 4 साल के बाद भी शादी करने की। बुढ़ापे में शादी करने से अच्छा है करना ही मत। अच्छा एक बार चेहरा तो देख ले, मिल ले, फिर मत करना शादी। मैं वापस कॉलेज ही चली जाती हूँ मम्मी, है ना। आए दिन सुषमा और उसकी बेटी में इसी बात पर बहस होती रहती। नेहा शादी को राजी नहीं होती और एक समय बाद सुषमा भी हाथ खड़े कर देती है। 2 साल बीत जाते हैं। नेहा के ग्रुप की सभी लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है और नेहा रह जाती है कुंवारी। अब उसे एहसास होता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो मम्मी मैं क्या करी थी, आप
कुछ रिश्ते ला रही थी ना मेरे लिए, उनका क्या हुआ? मर गए सब तेरे लिए, जो अपनी फोटोज भेजी थी उन्होंने, सबका सत्यानाश हो गया। अरे मम्मी, हो गई ना गलती, आप ठीक ही कहती थी, कुछ चीजें समय के साथ हो जानी चाहिए। अब कोई लड़का मिलने वाला नहीं है बेटा। जब अच्छे लड़के मिलने की उम्र थी तब तो तू रानी बनकर बैठी हुई थी, सर पर ताज पहने। गए सारे अच्छे लड़के हाथ से। अब तो जो बच्चे कुचे होंगे उन्हीं में से छांटना होगा। ठीक है ना, छांट लेंगे। अब बायोडाटा तो मंगवा लो लड़कों का। और दोनों माँ बेटी मिलकर लड़के की तलाश में जुट जाती हैं। कई रिश्तों में से एक रिश्ता नेहा को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि लड़का अच्छी खासी रईस खानदान का था। बच्चे कुचे में से भी हीरा निकाल लिया ना मेरे मम्मी। दोनों परिवारों में बात हो जाती है। प्रेम को भी नेहा बहुत पसंद आती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और आहूजा परिवार की बहू बनकर नेहा अपने ससुराल पहुंच जाती है। दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी नेहा प्रेम का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आती है। देखो नेहा, तुम ना अपने बैग्स अनपैक मत कर लेना, क्योंकि ये कमरा एक्चुअली हमारा है। प्रेम का कमरा जरा छोटा है ना, इसलिए तुम्हारे जेठ जी ने इसी कमरे को डेकोरेट करवा दिया था। अब मुझे लगा इसे अपना कमरा समझकर तुम कहीं अनपैकिंग ना कर लो। बेकार में तुम अपने कपड़े कबर्ड में रखोगी और सुबह तुम्हें फिर उन कपड़ों को वहां से हटाकर कमरा बदलना पड़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह अच्छा, ठीक है भाभी। और हाँ, अगर तुम वॉशरूम यूज करोगी ना तो तुम्हारे लिए मैंने एक अलग सोप निकाल कर रखा है, उसे ही यूज करना। गलती से मेरा बॉडी वॉश यूज मत कर लेना, वो इम्पोर्टेड है ना। अच्छा, मैं अब देवा जी को भेजती हूँ, एंजॉय। और कुछ इस तरह अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर नेहा का अपने ससुराल में एक्चुअल स्वागत होता है। रात तो किसी तरह निकल जाती है, पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह अपनी पहली रसोई तैयार कर नेहा सभी को परोसती है। खाना ठीक है ना पापा जी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं है ना? कुछ कम ज्यादा नहीं है बहू, सब परफेक्ट है। बस तेरे आने से यह लड़का भी परफेक्ट हो जाए। अब शादी हो गई है, तेरी पति बन गया है तू किसी का, तो जरा जिम्मेदारी ले। जी पापा जी। अपने ससुर की बात सुनकर नेहा को एक बार के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता, और आता भी कैसे, इतनी हड़बड़ी में जो शादी हुई थी। आधी बातों का तो नेहा को पता भी नहीं था, पर नेहा किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर को संभालने में लग जाती है। एक दोपहर नेहा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी सास वहां पहुंचती है। अरे बहू, ये देव का शर्ट है, इसे अलग धो। उसे कपड़े में एक भी दाग पसंद नहीं है, तो मशीन का रहने दे। देव के कपड़े तो हाथ से ही धो ले और इसे अच्छी तरह आयरन करके उसके कबर्ड में रख देना। वो रोज रंग के हिसाब से कपड़े पहनता है और उसे उसका शॉर्ट नहीं मिला ना तो उसका मूड खराब हो जाता है। ये चिड़ची इंसान है या कोई बुलडोजर जो उनके लिए इतना कुछ हो रहा है? 2 दिन के बाद एक साड़ी बेचने वाली उनके घर पर आती है। घर की तीनों औरतें बैठकर अपने अपने लिए साड़ियां पसंद करने लगती है और तीनों में नेहा को सबसे पहले एक साड़ी पसंद आ जाती है। जैसे ही नेहा उस साड़ी को उठाने जाती है, प्रीति भी उसी साड़ी पर हाथ रख देती है, जिसे देखकर ललिता कहती है, दूसरी साड़ी पसंद कर ले अपने लिए नेहा, ये साड़ी प्रीति को रखने दे। मतलब मेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है मम्मी जी? ये बात नहीं है बहू, प्रीति बड़ी है ना, ले लेने दे उससे साड़ी। और नाराज होकर नेहा बिना साड़ी लिए कमरे में चली जाती है। इसी तरह शाम ढल जाती है और रात के खाने की तैयारी करने के लिए नेहा और प्रीति किचन में जाते हैं। मैं सोच रही थी पालक पनीर बना लो भाभी, प्रेम जी को पालक बहुत पसंद है ना। तुम्हें लगता है कि तुम पालक पनीर बनाओगी और तुम्हारा बनाया हुआ खाना तुम्हारे पति के गले से नीचे उतर जाएगा? इस घर में तुम्हारी जेठ जी की पसंद का खाना ही बनते आया है। अभी नहीं हो ना तुम इस घर में, धीरे धीरे सब समझ में आएगा तुम्हें। रात के खाने का मेनू मैंने सोच लिया है, तो खाना वही बनेगा। ये औरत या चंडालिका पहले ही दिन से अपना रंग दिखाने लगी है। जानती नहीं नेहा क्या चीज है। बस 15-20 दिन गुजरने दीजिए जेठानी जी, आपका ये रौब ना उतारा तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अपनी सास और जेठानी की कही बात बार बार नेहा के सर में चक्कर काट रही थी और वो सोच लेती है कि डिनर के बाद इस बारे में प्रेम से बात करके ही रहेगी। रात को सभी डिनर के टेबल पर बैठे थे कि ऑफिस की बातों की चर्चा टेबल पर ही होनी शुरू हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ ये टूथब्रश वाली कंपनी का डील फाइनल कर दूं। आपको क्या लगता है पापा? तूने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा बेटा, बिल्कुल फाइनल कर दे। पर मुझे तो इस कंपनी में जरा गड़बड़ लग रही है भैया। कभी ऑफिस आया है तू जो तुझे ऑफिस के डील्स के बारे में पता होगा? तू दुकान संभाल ले, वही बात है। कंपनी के 20% शेयर तुझे दे रखे हैं, पर तुझसे तो वो भी नहीं संभले जाते।
ये नहीं होता कि एक बार जाकर दुकान की हालत देख लूं, स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं, स्टॉक मेंटेन कर लूं। नहीं, तुझे तो बस बिस्तर तोड़ना है और आराम करना है। बैठे रहने की आदत जो हो गई है तुझे। अपने भाई की बात सुनकर प्रेम खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब समझ में आया कि भाभी ऐसा क्यों कह रही थी कि खाना प्रेम के गले से उतरे तब ना। लगता है यहाँ रोज यही होता होगा। प्रेम के बायोडेटा में तो कुछ और ही लिखा था और यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये क्या बात हुई? शादी के वक्त उन्होंने बताया था कि प्रेम की खुद की कंपनी है, पर इसे तो कंपनी में सिर्फ 20% हिस्सा मिला है। ये कहाँ फंस गई मैं? रात को नेहा कमरे में जाती है। अभी के अभी सब क्लियर कर लूंगी इससे। आ गई मेरी बीवी, बैठो, पैर दबा दूं, तुम थक गई होगी ना। इससे पहले कि नेहा अपने सवालों के बाण प्रेम पर छोड़ती, प्रेम की मीठी बातें सुनकर उसका दिमाग शांत हो जाता है। तुम कितने अच्छे हो प्रेम, फिर यहाँ कोई तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता? ये सब मेरा ही तो बनाया हुआ है नेहा, पूरी कंपनी मैंने ही खड़ी की थी। तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ प्रेम, तुम मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगी? सब कुछ मेरी ही मेहनत का है इस घर में, पर छोटा हूँ ना, सब बड़े हैं, इसलिए मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता। हम जब छोटे थे ना तो इतनी खुशियाँ नहीं थी हमारे पास, बहुत बुरे दिन देखे हमने, और उन्हीं दिनों का असर है कि भैया ज़रा चिड़चिड़े हो गए। इसलिए मैं भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। इस्तेमाल करने दो जिसे जो इस्तेमाल करना है, आखिर में तो सब मेरा ही होना है। कितना बड़ा दिल है प्रेम तुम्हारा, और मैं बेकार में ही फिक्र कर रही थी। मुझे लगा कि घर में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे नहीं यार नेहा, पागल हो गया तुम। और अपनी चिकनी चुपड़ी प्यारी प्यारी बातों में प्रेम नेहा को फंसा लेता है और उसके दिमाग से डाउट को गायब कर देता है। पर सच्चाई ये नहीं थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। जिस लड़की के ससुराल में उसके पति की इज्जत ना हो, उस औरत की भी उस घर में ज्यादा इज्जत नहीं रह जाती। आहूजा परिवार में कोई भी प्रेम की बात को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देता था, और अब वही नेहा के साथ भी होने लगा था। ना ही किसी चीज में नेहा की राय पूछी जाती, ना ही उसकी बात को तवज्जो दी जाती। और प्रीति के केस में बिल्कुल उल्टा ही होता था, क्योंकि देव के घर में इज्जत थी तो प्रीति की इज्जत होनी ही थी। हद हो गई है प्रेम की भी। कब तक सीधा बनकर रहेगा ये? अगर इसने अपनी इज्जत बनाई नहीं तो इस घर में मेरी भी कभी इज्जत नहीं होने वाली। जिसे देखो बस जेठी की तारीफ करता रहता है। और प्रेम कौन है? कोई भी नहीं। जब से शादी हुई है एक गिफ्ट तक नहीं दिया प्रेम ने मुझे। और एक जेठ जी है, हर रोज भाभी को कुछ न कुछ दिलाते रहते हैं। किस्मत हो तो भाभी जैसी। खुद में इस बात को सोचकर नेहा बड़बड़ा रही थी, तभी दरवाजे से शॉपिंग का बैग्स लिए प्रीति अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। नेहा, जरा सभी के लिए पानी लाना। मैं क्यों? आपकी नौकरानी बैठी हूँ क्या भाभी जी? आपकी ये जो तितलियां हैं ना, उनसे कह दीजिए ये ले आएंगी किचन से पानी। ये क्या बदतमीजी है नेहा? क्या कुछ भी बकवास कर रही हो तुम? पहले ये बताइए, आप शॉपिंग क्या करके आई हैं? ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाख का एक हार है जो कि तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिलाया। आओ तुम भी देख लो, क्योंकि तुम्हारे पति की तो औकात नहीं है कि तुम्हें कुछ दिला सके। मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये सारा अंपायर प्रेम जी का ही तो खड़ा किया हुआ है, और आप लोग बैठकर राज कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे है ना, कुछ बोलते नहीं आपको। तुम्हें भी यही कहानी सुना दी उसने? ओह गॉड नेहा, बुरी फंसी तुम। बाय द वे, मेरा नाम स्नेहा है, मैं तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। कई साल उसने मुझे भी इसी तरह हवा महल बना कर रखा था। फिर मुझे पता चला कि इस घर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। पता नहीं खुद को कहाँ का शहजादा समझता है वो। इसलिए जब उसने मुझसे शादी की बात की तो मैंने तो ना बोल दिया। भाई, जिस लड़की की खुद की कोई इज्जत नहीं है वो अपनी पत्नी की क्या इज्जत रखेगा? क्या? स्नेहा के मुंह से ये बातें सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसके बाद तो नेहा जो फटती है, क्या कहे उसका। वो सीधा प्रेम के पास जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। रत्ती भर भी इज्जत नहीं है इस घर में मेरी। एक काम वाली और मेरी इज्जत एक बराबर है, क्योंकि तुम ठहरे नौकर। अगर तुमसे दुकान नहीं जाया जाता तो अब मैं दुकान जाना शुरू कर दूंगी। तुम्हारी भाभी खरीद कर लाए 5 लाख का हार, और मुझे क्या मिला हार में? तुम। अरे यार नेहा, अभी के अभी काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारे भाई साहब हमेशा की तरह तुम्हें ताने देंगे, जिससे तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा पर मेरा कलेजा जलेगा। और अब क्योंकि नेहा भी प्रेम की असलियत जान चुकी थी, तो प्रेम को अपनी आराम फरमाने की आदत को छोड़कर काम करना शुरू करना ही पड़ता है।
पहले वो काम नहीं करता था तो दिन भर नेहा के आगे पीछे घूमता रहता था, पर अब वो काम करने की कोशिश कर रहा था और नेहा की नजरों में अपनी इज्जत फिर से पाने के लिए दिन रात लैपटॉप में ही बिजी रहने लगा था। प्रेम, मैंने तुम्हें कुछ लाने के लिए बोला था, याद है तुम्हें? क्या बोला था यार प्रिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। प्रिया, नेहा हूँ मैं, काम कर रहा हूँ। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मैंने तुम्हें गिफ्ट लाने के लिए बोला था, तुम्हें वो भी याद नहीं रहा? पहले तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पति कुछ काम करे, फिर तुम्हारा पति अगर काम कर रहा है तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो करूँ क्या मैं? पता नहीं भगवान ने कहाँ कहाँ से मेरी किस्मत फोड़ी है। एक तो ये इंसान इतना झूठ बोलता है कि जिंदा इंसान ही निकल जाए। अरे जेठ जी भी तो इंसान है, मम्मी पापा के लिए एक अच्छे बेटे भी बन जाते हैं, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छे पति भी, और घर संभालने के लिए एक अच्छी गार्डियन भी। वो भी तो बिजनेस संभाल रहे हैं ना। पर क्या कभी भी भाभी की छोटी सी बात ऐसी होगी जो उन्हें याद ना हो? तुम सुन भी रहे हो प्रेम? जा रही हूँ मैं ही गिफ्ट लाने, अब कान खोल के सुन लो। जब तक मैं आऊंगी तुम तैयार रहना, क्योंकि हमें आज रात एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। नेहा मार्केट जाकर अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीद लेती है, पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि प्रेम घर पर है ही नहीं। अरे बेटा, कहाँ ढूंढ रही है प्रेम को? वो तो दुकान गया ना। सुबह से दुकान पर नहीं जाया जा रहा था, अभी मुझे बाहर जाना है तो ये दुकान चले गए। अपनी शादी से नेहा बुरी तरह परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे शादी से कोई भी खुशी नहीं मिल रही थी। जब अपनी जिठानी को देखती तो उसे और भी गुस्सा आता, क्योंकि जहाँ देव एक परफेक्ट हस्बैंड था, वहाँ प्रेम अभी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। प्रेम के घर पर न होने से नेहा अकेले ही अपने मायके जाती है। सुषमा को देखते ही नेहा उसके गले लग जाती है। मुझे वापस नहीं जाना मम्मी, ये कहाँ शादी कर दी तुमने मेरी? बच्चे कुचे में से भी मुझे बचा कुचा ही मिला। भाभी की किस्मत कितनी अच्छी है, जेठ जी रोज उन्हें कुछ न कुछ ला कर देते हैं। सुबह भाभी को बेड टी तक वही ला कर देते हैं, शाम को उसके लिए ऑफिस स्टाफ से नाश्ता भिजवाते हैं, और हर संडे दोनों डेट पर जाते हैं 16। पर अब जो मिल गया उसके साथ जीवन निभाना ही होगा ना बेटा। पर कैसे जीवन निभाऊं मम्मी? मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं थी, और वहाँ अपने पति के कारण मुझे सबकी सुननी पड़ती है, और सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरा पति स्पाइनलेस है। पहले कमाता नहीं था, और अब जब काम शुरू किया है तो उसे मेरी सुध ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ कोई मतलब नहीं, किसी काम का नहीं है मम्मी ये आदमी। कभी कभी लगता है काश मैं जेठानी होती, वैसा पति तो मैं डिजर्व करती हूँ ना मम्मी। भाभी की ना शक्ल ना सूरत, ना पढ़ी लिखी, पर पति देखो सर पर बिठा कर रखता है। ये सुनते ही सुषमा अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी अलमारी से एक तस्वीर निकालती हुए कहती है, किस्मत में तो तेरा वही औदा और वही प्यार था बेटा, पर उस प्यार को तूने ही तो ठुकरा दिया था। तू भूल गई होगी, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने तेरे लिए एक रिश्ता लाया था। मैंने कहा भी था अगर तूने इस रिश्ते को ना की तो तू बड़ी पछताएगी, और आज तू ही देख ले उस लड़के की फोटो। नेहा जैसे ही अपनी माँ के हाथों से वो फोटो लेकर देखती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं देव की ही थी। और अपने सर पर हाथ रखे नेहा रोती रह जाती है। इतना बड़ा गैम्बल मेरी किस्मत में तुझे लिखना था भगवान। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल, भाभी के हाथ की पूरियाँ तो लाजवाब होती है सच में। हाँ हाँ बेटा आकाश, आज खा ले, 1 महीने बाद तो तेरी बीवी आ जाएगी, फिर तो उसके हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। हाँ भैया, पता नहीं कैसा खाना बनाएगी भाभी, मैं तो आपके पास ही आ जाऊंगा खाने। हाँ अरे क्यों नहीं देवर जी, हम कौन सा कहीं जाने वाले हैं, आपका घर ऊपर है हमारा नीचे, जब मन चाहे आ जाइएगा आप। हाँ, ये बात सही कही आपने। और आपकी गर्लफ्रेंड जो आपकी फाइनली पत्नी बनने जा रही है, तो बाबू जरा बताइए तो कैसा लग रहा है आपको? अब खुशी तो होगी, इतने साल से हम साथ में थे कॉलेज में, अब साथ में जिंदगी बिताएंगे तो अच्छा तो लगेगा ही ना भैया। ये बता नहीं रहे जनाब, लेकिन अंदर से ना इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं पलक। अरे लड्डू तो फूटेंगे ही ना, इतनी खूबसूरत पत्नी जो मिल रही है, मैंने सुना है बड़ी होशियार है। हाँ मतलब हर बात का नॉलेज है उसे, नए जमाने की है, सब कुछ अपने आप करती है। वाह भाई वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई अनुज। तो आपकी फूटी हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता पलक। वाह भैया वाह। चलिए अब खाना खाइए। शर्मा रही है भाभी भैया।
मम्मा अब शर्मा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं गोलू, तुम नाश्ता खाओ, हाँ फिर स्कूल जाना है ना। पलक अपने छोटे से घर परिवार के साथ बहुत खुश थी और अब तो उसकी देवरानी भी आने वाली थी। सब लोग जोरों शोरों से अनुज की शादी की तैयारियां कर रहे थे। अनुज, तेरी शादी का जोड़ा पसंद हो गया ना? हाँ भैया, वो तो खुद दिव्या ने ही बनवा दिया। उसके कुछ दोस्त है ना डिजाइनर। उसके दोस्त डिजाइनर है? हाँ भाभी, और वो खुद भी ना बहुत अच्छी चॉइस रखती है। उसे फैशन का, नए ट्रेंड का, सबको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है। अच्छा है, फिर दिव्या के आने के बाद हम भी अपने कपड़े उसी से पसंद करवा लिया करेंगे। अनुज की शादी बड़े धूमधाम से की गई। अब सारे मेहमान भी जा चुके थे, इसलिए अनुज और दिव्या भी अपने हनीमून के लिए निकल रहे थे। तैयार हो गए तुम दोनों जाने के लिए? जी भैया, हम दोनों तैयार हैं। दिव्या, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो सच में। नहीं पलक? पलक, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अब नहीं, कुछ नहीं। हाँ सच में बहुत अच्छी लग रही है दिव्या, वेरी नाइस। अच्छा भाभी, आपको कुछ चाहिए होगा शिमला से तो हमें फ़ोन करिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे। गोलू, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। हाँ पक्का। यू आर द बेस्ट चाची। बाय। तुम्हें क्या हो गया? इतनी चुपचाप सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने आपसे कहा क्या कि कुछ हुआ है? जब देखो सवाल पे सवाल। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, वो भी अचानक से? कुछ नहीं, हटिए, जाने दीजिए मुझे। पलक का बर्ताव अचानक से कुछ अजीब सा हो गया था। उनके घर में किसी भी बात को लेकर कोई दिक्कत या झगड़ा कभी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल पलक उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। पलक, चलो ऊपर दिव्या और अनुज आए, घूम के तो उनसे मिलकर आते हैं। हाँ चलिए। चाची, आप मेरे लिए क्या लाई? अरे बहुत कुछ लाई हूँ, ये रहे तुम्हारे तोहफे, देखो कैसे लगे। ये तो बहुत अच्छी है चाची, थैंक यू। भैया भाभी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे भैया, आप ही तो हमारे बड़े हैं, आपके लिए नहीं लाएंगे तो किसके लिए लाएंगे? तुमने नया हेयर स्टाइल करवाया है दिव्या? हाँ भाभी, वहाँ ना एक नया हेयर स्टाइलिस्ट मिल गया था, मैंने सोचा मैं करवा ही लेती हूँ, अच्छा लग रहा है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी आराम कर लो, हम बाद में आते हैं। जी भैया। बाय गोलू। पलक नीचे आकर आईने के आगे खड़ी होकर खुद को देखने लगी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। क्या हुआ पलक, ऐसे खुद को आईने में क्यों देखे जा रही हो? सोच रही हूँ मैं भी नया हेयर कट करवा लूँ, पर मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो करवा लो, लेकिन वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको तो कभी कुछ ज़रूरत भरा लगता भी है क्या? ज़रूरी तो सब कुछ नई दुल्हन के लिए है ना, उसे ही सब कुछ आता है, सब कुछ उसे ही पता है, मुझे क्या पता है, मैं तो गंवार हूँ ना। अरे 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 अरे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा, क्या बोले जा रही हो तुम? आजकल तुम्हारा बर्ताव कुछ बदल सा गया है, हर छोटी बात पे चिल्ला देती हो, गुस्सा हो जाती हो। ऐसी ही हूँ मैं, आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो। तुम जाकर ठंडा पानी पी लो पहले, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोले जा रही हो? मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तो बस इसी काम के लिए बनी हूँ ना। अरे बच्चे को क्यों डांट रही हो, उसकी क्या गलती है? आजा बेटा, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। पलक के मन में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी से आ गई थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन इस चीज का और शिकार होती जा रही थी। भाभी जरा ऊपर आइए ना, मैं आपको मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ अभी आई। इनसे मिलो, ये मेरी प्यारी जेठानी पलक भाभी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा, ये एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। हेलो भाभी, आपको कभी भी ज्वेलरी डिज़ाइन करवानी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता देंगे, तुम लोग बैठो तो। हाँ आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे भाभी बैठिए ना थोड़ी देर, उसके बाद हम सब साथ मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। इनके कपड़े कितने अच्छे हैं, इनका फैशन स्टाइल भी, और मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या पहना है। भाभी क्या हुआ, अब चल रही है ना? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं क्या करूँगी तुम लोगों के बीच, मैं जा रही हूँ। अचानक से पलक नीचे चली जाती है। इन्हें क्या हुआ अचानक से, ये ठीक तो है ना? पता नहीं, इससे तो पहले इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा चल ठीक है, तो तैयार हो जा, हमें देर हो रही है फिल्म के लिए। हाँ अभी आई। पलक का दिमाग पूरी तरह से अब इनसिक्योरिटी से भर चुका था, जबकि उसे कोई भी ना कुछ बुरा कह रहा था ना नीचे दिखा रहा था, लेकिन उसने अपने मन में ये बिठा लिया था कि वो दिव्या से कम है, इसलिए वो उसकी तरह जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रही। पलक, खाना लगा दो प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खाना लगा दूं, पैर दबा दूं, कहो तो। हाँ, मैं इसी काम के लिए पैदा हुई हूँ ना। क्या बकवास कर रही हो तुम?
मेरी बातें तो बकवास ही होती ना, सही और अच्छी बातें तो सिर्फ दिव्या करती है। देखो मुझे पहले से बहुत भूख लगी है, तुम चुपचाप से खाना लगा दो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? वैसे भी तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, सारा दिन इस घर में ही गुजर जाता है। मैंने आज तक तुम्हें कोई भी चीज़ को करने से कभी रोका है? तुम्हारा जो मन करता है करो, बस ये कलेश मत करो। आपकी नज़र में तो मेरा नाम कई होना चाहिए था, है ना? पलक क्यों ऐसा कर रही हो तुम? खाना लगा रही हो या मैं बाहर से खाना खा कर आऊं? मैंने खाना नहीं बनाया, आपको जो करना है कर लीजिए। पापा मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सच में। तुमने बच्चे को भी खाना नहीं दिया। सारा दिन मैं बस काम ही करती रहूं तो अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? तो जियो अपनी जिंदगी। चल गोलू बेटा, मैं तुझे कुछ खिला कर लाता हूँ। पलक का ये पागलपन अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे दिव्या को देखकर अब बेफिजुल खर्चे करना शुरू कर दिए थे, और तो और वो दिव्या से बात करना भी बंद कर देती है। भाभी कोई बात हुई है क्या? दिव्या बता रही थी आप उससे बात भी नहीं करती। क्यों, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं करनी बात, मैं नहीं कर रही। ये क्या तरीका है बात करने का पलक? मुझे इसी तरह बात करनी आती है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। दिव्या भी तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है ना। तो तुम्हें किससे रोका है? इस घर में तुम्हें किसी ने कभी कुछ कहा है? ना कभी नीचे दिखाया है? ये तुम्हारे मन का वहम है जो तुम्हारे मन में बैठ गया है। हाँ भाभी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ज्यादा मीठा बनने की ना जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है तुम किसकी इज्जत करते हो अनुज। अब तो तुम्हारी मॉडर्न वाइफ आ गई है ना, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत। पापा मुझे चाची के पास जाना है, मम्मी मुझ पर पूरा दिन गुस्सा करती है। तुझे कहा था ना कमरे के बाहर बताना। बस बस, इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें जीनी है ना जिंदगी, जियो। अब हम जा रहे हैं। तुमने अपने हाथों से अपना संसार उजाड़ा है पलक। तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी तुम्हारे रिश्तों पर हावी चढ़ गई। इस घर की मुस्कुराहट, सुकून, सब कुछ तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तुमने सामने वाले के महल को देखकर अपनी रोशनी से भरी झोपड़ी को उजाड़ दिया, सच में। चलो गोलू बेटा, चल अनुज। लता की दो बहुएं, और दोनों एक से बढ़कर एक निकम्मी। ना काम करने में मन लगता था, ना धाम करने में। सासू माँ, जरा वो पानी की बोतल दे दीजिए ना, और खाना ना कुछ सादा ही बनाना आज। अरे आराम कर लो, दो बहुएं हो लेकिन सास पर ही कहर ढाई हो। हम क्यों समझे? अरे है ही क्या आपके पास? सारा घर तो हम लोगों के पापा ने भरा है। अरे तू तो बाद में आई है, मैंने तो इस घर को घर बनाया है। वरना ये छतें ऐसे गिरा करती थी जैसे घास का ढेर। तुमने तो सिर्फ छत ठीक की है, पूरे घर को अंदर से तो मेरे पापा ने भरा है। क्यों, क्या था? टीवी कैसे ऑन होती है ये भी ना पता था। हाँ, मेरे लड़के अभी अभी कमाने लायक बने हैं। घर पर पैसा लगा देती तो लड़कों को पढ़ाती कैसे? और पढ़ाकर अच्छी नौकरी नहीं कर रहे होते तो खाक तुम लोगों के पापा यहाँ पैसा लगाते। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सबके दिन पलटते हैं, मेरे भी बदलेंगे। अब दिन नहीं, आपकी दुनिया बदलेगी सासू माँ। यहाँ से वहाँ, सीधा ऊपर। दोनों सास के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती हैं और खूब हंसती है। सास रसोई में अकेले खाना बनाते हुए, हे भगवान, बड़े घर की बेटियां और दहेज को मैंने सब कुछ माना, लेकिन यह नहीं पता था कि जो इतना सामान लेकर आएगी वो इज्जत कहाँ करेगी। पता नहीं मेरे नसीब में कब आराम लिखा है। तभी वहाँ बड़ा बेटा आता है। माँ मेरे लिए चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी दूसरा भी आ जाता है। माँ मेरे लिए नींबू पानी, थकान लग रही है। माँ जी, चाय और नींबू पानी थोड़ा ज्यादा बना लेना, मैं पहले चाय और बाद में रुककर नींबू पानी भी पी लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी। अब बना बनाया मिल रहा है तो कौन नहीं पिएगा। सास को दोनों बहुओं पर गुस्सा तो खूब आता है, लेकिन वो क्या करती। सुबह शाम वो काम करती रहती और दिन में मंदिर जाकर प्रभु भक्ति करती।
एक दिन मंदिर में सास को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। मंदिर में कोई नहीं होता तो खुद भगवान आ जाते हैं उनके पास। अरे कमलावती, क्या हो गया? चक्कर कैसे आ गया? लग रहा है आज काम ज्यादा हो गया है। सब तो पता है प्रभु आपको, बूढ़ा शरीर अब काम नहीं करता। बुरा न मानना कमलावती, लेकिन याद कर, तूने भी तो अपनी सास को कितना परेशान किया था। उस बेचारी की तो आत्मा आज भी रोती है। बस ये कर्म ही तो है। सास भी कम ना थी, वो समझ रही थी कि भगवान उसके मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ माना, समझ रही हूँ कि ये मेरे कर्म ही है जो घूम कर मेरे पास आए हैं। लेकिन ये बताइए, उनके पास तो ससुर जी की पेंशन आती थी, कम से कम कोई तो सहारा था पैसे का। ये तो है। तू जितना भी परेशान करती थी, वो यहाँ आकर रोज शाम लड्डू चढ़ा कर जाती थी। अरे मन तो मेरा भी खूब करता है कि देसी घी के लड्डू आपके पैरों पर चढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? कम से कम उसके कर्म की तरह मेरे पास कुछ पैसे ही दे दे। भगवान भी भोले ही थे, वे नहीं जानते थे कि सास के मन में क्या चल रहा है। तथास्तु, आज से तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाते हैं। सास खुशी से नाचने लगती है। ईश्वर भी ना कितने भोले हैं, मेरा प्लान तो समझे ही नहीं। जो सास को नचा सकती है, वो बहू के इशारों पर कब तक नाचेगी? बोले भगवान। बस फिर क्या था, सास बाहर जाती है, सामने उसे एक लॉटरी वाला खड़ा दिखता है। लगता है मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है, अभी खरीद लेती हूँ। अरे भैया, जो सबसे ज्यादा पैसे लगने की लॉटरी है ना, वही दे दे। ये लो, 20 करोड़ की है, इससे ज्यादा सरकार नहीं देती। सास फटाफट लॉटरी लेकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन, बहू जरा पेपर लाना। क्यों, आज क्या आपकी कोई खबर छपी है जो मैं खुद अपने हाथ से आपको पेपर ला कर दूं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कल एक लॉटरी लिया था, जरा देख लूं लगी है कि नहीं। अरे तंग आ गई हूँ मैं इस नौकरानी सी जिंदगी जीकर। तभी दोनों बेटे और बहुएं एक साथ एक जगह आ जाते हैं। माँ कैसी बात कर रही हो? लॉटरी? अरे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी 20-30 रुपए की भी लॉटरी लगती है। मैंने तो कितना ट्राई किया है। माँ, वैसे नौकरों से जिंदगी क्या है? बच्चों के लिए खाना बनाना ठीक नहीं लगता क्या आपको? अरे तुम लोगों का ज्ञान सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। लाओ जल्दी से अखबार दिखाओ। वाह, देखो तो तेवर बुढ़िया के, अभी तो लगी नहीं लॉटरी तो ये हाल है, लग जाती तो न जाने क्या करती। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, बुढ़िया मुझे बोल रही है। अरे खुद को देख, 4 बच्चों की अम्मा लगती है। सभी हैरान होते हैं कि जो माँ मुंह से चूं तक की आवाज नहीं करती थी, वो कैसे बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है। तभी बड़ा बेटा, अरे चुप रहो साहब, देख लेते हैं क्या लगा है लॉटरी में। वैसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है एक एक नंबर को जोड़कर देखना। सभी अखबार खोलकर और सामने लॉटरी लेकर बैठ जाते हैं। भाई, तुम ना माँ की लॉटरी पकड़ो, नंबर बोलो और मैं मिलाता हूँ। ना ना, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। जो बीवियों के साथ मिलकर माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, वो लॉटरी की टिकट लेकर भाग भी तो सकते हैं। नंबर मैं बोलूंगी और अखबार मेरे सामने रखो। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है गेम लॉटरी लगने के नंबर मिलाने का। तो 10 नंबर है, मैं बोल रही हूँ, मिलाओ जरा। हाँ हाँ माँ, बोलना। पहला 8, हाँ 8। दूसरा 3, हाँ 3। ऐसा करते करते 9 नंबर मिल जाते हैं। सास को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो लॉटरी लगनी ही है।
सास आखिरी नंबर बोलती है और लॉटरी लग जाती है। मैं जानती थी मैं 20 करोड़ की मालकिन बनूंगी। मैं तो चली गोवा, आगे की जिंदगी मौज मस्ती से आराम से सी साइड में बिताऊंगी। माँ, 20 करोड़ में से कुछ तो देकर जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मैं अपने ही घर में नौकरानी बनकर बैठी रहती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बहू, छोटी बहू सभी 20 करोड़ की लॉटरी देखकर हैरान रह जाती हैं। 20 करोड़ में मैं तो सारा दिन सारी रात खाती रहती, घूमती रहती, तो भी पैसे खत्म नहीं होते। वो तो तब ना जब मैं तुम लोगों को ये पैसे देती। हाँ हाँ माँ जी, तो आप क्या करेंगी इन पैसों का? सास बस इसी सवाल के इंतजार में थी। मैं ये पैसा उसे दूंगी जो सबसे अच्छी मेरी सेवा करेगा, मुझे खुश रखेगा और मेरी सारी बात मानेगा। सभी एक दूसरे को देखते हैं और बड़ी बोल पड़ती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू। माँ जी, मैं तो जानती ही थी कि आपके दिन बदलेंगे। सास को सारी बात याद होती है कि कैसे इन लोगों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। वो पास खड़ी भगवान की मूर्ति को देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है, शुक्रिया भगवान, कम से कम मैं अपनी सास की तरह अब रोज आपके पास लड्डू चढ़ाने तो आ सकूंगी। आप भी खुश, मैं भी खुश।